Hello students, in the last two videos we have covered principles of management, right? जो पहली वीडियो थी हमारी #25 जो है उसमें हमने 7 प्रिंसिपल्स कवर किए हैं। देन #26 वाली वीडियो में हमने बाकी के 7 प्रिंसिपल्स कवर किए हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जो है आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगी। स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, सो ये 30 क्वेश्चंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ये आपके प्रीवियस ईयर सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो जो है आप एंड तक देखिए, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल मिस्टर ए ने वॉयलेट किया है। कुछ केसेस आपको मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। उन सारे केसेस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, ही एक्सपेक्ट्स his subordinates to adapt to new working environments and working conditions without giving them time to settle down। ठीक है, अब जो है जो मिस्टर ए हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो तुरंत नए इन्वायरमेंट में ढल जाएं, अपने आप को अडेप्ट कर लें एंड जो नई वर्किंग कंडीशंस में अपने आप को उस वर्किंग कंडीशन में अडेप्ट कर लें। ठीक है, और उनको जो है सेटल डाउन होने का टाइम भी नहीं दे रहे हैं। तो आप याद करो कि सेटल डाउन होने का टाइम देना ये हमने किस प्रिंसिपल में पढ़ा था। यस, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल में हमने इसको पढ़ा था कि आपको सबऑर्डिनेट्स को टाइम देना है एटलीस्ट कि वो अपने आप को सेटल कर पाए। तो इस कंडीशन में आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल ये जो है वॉयलेट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, ही एक्सपेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू वर्क फॉर हैप्पीनेस एंड प्लेजर of being in the organization। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पीनेस और प्लेजर के लिए रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ हैप्पीनेस से पेट नहीं भरता, यहाँ पे साथ साथ हैप्पीनेस के हमें और क्या चाहिए, हमें जो है पैसे भी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है? यस, remuneration of employees। Question number 3, he does not distribute the work amongst his subordinates either according to capability or proportionately। तो मैंने आप लोग को बताया था कि कैपेबिलिटी, एबिलिटी ये सारे वर्ड्स अगर किसी में आते हैं तो वो आपका कौन सा प्रिंसिपल है? यस, आप सही सोच रहे हो, वो आपका डिविजन ऑफ वर्क है। तो यहां पर जो है डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज वेरी लैक्स, लैक्स मीन्स केयरलेस, ठीक है, विथ हिज फेलो एम्प्लॉइज एंड सबऑर्डिनेट्स। तो मिस्टर ए जो है बहुत ही केयरलेस हैं विथ हिज एम्प्लॉइज और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस हैं। He does not give them parameters or rules for reporting to work and completion of assignment। ठीक है, उनको जो है ये कोई भी पैरामीटर ही नहीं बताते कि आपको जो है ये काम कंप्लीट करना है, इस समय तक कंप्लीट करना है, मतलब कि कोई भी रूल बताया ही नहीं कैसे करना है, क्या करना है। तो रूल्स जो है हमने किस प्रिंसिपल में पढ़ा था? यस, इसको हमने डिसिप्लिन में पढ़ा था और यहाँ पर मिस्टर ए जो है डिसिप्लिन प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5, he often speaks to people at all levels, passing on instructions regarding his department and also other departments। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो जो है हर लेवल से स्पीक कर रहे हैं, हर लेवल से जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, और हर डिपार्टमेंट में वो इंस्ट्रक्शंस को भेज रहे हैं।
तो यहाँ पर जो है हमने ये चीज देखी थी कि आप हर लेवल के बंदे से बात नहीं कर सकते हो, आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है, एक चेन फॉलो करनी है, तो वो मिस्टर ए जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ आपका? यस, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, he neither has a system of keeping his equipment nor people at a prescribed place। सही जगह पे ना ही सामान रखते हैं और ना ही पीपल सही जगह पे मिलते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है? यस, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, he expects his colleagues to get work out of subordinates without giving them any powers। ठीक है, पावर नहीं दे रहे हैं, स्टिल वो चाह रहे कि उनके कलीग्स जो है सारा काम कंप्लीट करके उनको दे दें। तो पावर से रिलेटेड कौन सा प्रिंसिपल है आपका यहाँ पे? यस, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8, he expects his colleagues to get work out of subordinates and yet has a differential treatment for each person। तो हर पर्सन के लिए वो उनका ट्रीटमेंट क्या है? अलग है, डिफरेंट है, वो हर पर्सन को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? यस, इक्विटी जो है यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है या फिर किस प्रिंसिपल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच प्रिंसिपल वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप and carry out their plans for improvement in the organization। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रिंसिपल की बात हो रही है? जहाँ पे वर्कर्स को इनकरेज करने की बात की जा रही है, वर्कर्स को इनकरेज करना है ताकि वो अपने और अच्छे से प्लान लेकर के आए, अपने प्लान्स को और अच्छे से एग्जीक्यूट करें। यस, इट इज रिलेटेड टू इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 10, which principle requires judicious application of penalties by the management। ठीक है, तो judicious application of penalties ये हमने किस में पढ़ा था? डिसिप्लिन में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 11, which principle points out the danger and cost of labor turnover। तो लेबर टर्नओवर किसकी वजह से हो सकता है? अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल फॉलो नहीं करेंगे तब लेबर टर्नओवर ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच एम्स एट सिक्योरिंग द लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ एम्प्लॉइज बाय गिविंग देम काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि आपको अपने एम्प्लॉइज को काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए? यस, इक्विटी। तो यहाँ पे आप काइंड, फेयर एंड जस्ट को रेम्यूनरेशन से मत कंपेयर करना, रेम्यूनरेशन में जो है गेन शेयर करने की बात करता है, और इक्वल ट्रीटमेंट, काइंड, फेयर, जस्ट, ये सारी चीजें इक्विटी की बात है। क्वेश्चन नंबर 13, which principle says we should not have multiple bosses as it will lead to divided responsibility। अब देखो, आप जो है इस क्वेश्चन में रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड देख करके अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मत लिख देना, यहाँ पे मल्टीपल बॉसेस की बात हो रही है, तो मल्टीपल बॉसेस नहीं होने चाहिए, सिंगल बॉस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? यूनिटी ऑफ कमांड। Next question is, employee is given responsibility to achieve target production, but no authority is given for access to raw materials। ठीक है, जिम्मेदारी तो दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, तो यहाँ पर किस प्रिंसिपल की बात हो रही है? यस, अथॉरिटी एंड
रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा जो है अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही अथॉरिटी, जितनी अथॉरिटी उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या होगा आपका, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। तो एक हेड एक प्लान होना चाहिए, मतलब कि ये डिपार्टमेंट की बात कर रहा है कि एक डिपार्टमेंट का सबका एफर्ट जो है एक डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी इन ऑल हिज कन्वर्सेशन विथ वर्कर्स। ठीक है, तो हमेशा जो है मैं अगर आप ये चीज बोलोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके वर्कर्स को लगेगा कि नहीं सिर्फ इन्हीं का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो आई को हमें क्या करना है, वी से रिप्लेस करना है, तब जाके एक टीम वर्क होगा, टीम स्पिरिट जनरेट होगी। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड राइट प्लेस फॉर रिसोर्सेज। तो हर सामान की जो है सही जगह होनी चाहिए और वो सामान उसी सही जगह पे रखना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड विद जस्टिस एंड काइंडनेस। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयज शुड नॉट बी मूव्ड फ्रॉम देयर पोजीशंस फ्रीक्वेंटली। जिस जगह पे है एम्प्लॉय उस जगह से बार बार क्या करना है, बार बार जो है उनको मूव हमें नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। कि एम्प्लॉय अगर एक जगह पे काम कर रहा है तो उसको एटलीस्ट सेटल होने का आप वहां पे टाइम दो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट। तो टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। तो टीम स्पिरिट जैसे ही आपको दिखेगा आप वहां पे क्या मेंशन कर सकते हैं, एस्पिरिट डी कॉर्प्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी शुड ऑनर द कमिटमेंट्स इट हैज मेड टू इट्स एम्प्लॉयज। सीधी सी बात, जो भी एम्प्लॉयर्स वादे कर रहे हैं, मैनेजमेंट अगर जो है एम्प्लॉय से कुछ भी वादे कर रही है तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है अपने वादे पूरे करे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिसिप्लिन। नेक्स्ट, रमेश ऑब्जेक्टिव इज सैक्रिफाइस्ड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो रमेश का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव था, मतलब कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को सैक्रिफाइस कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट, some part of profits be given to employees as bonus on reasonable basis। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं हम एम्प्लॉयज के साथ। अगर एम्प्लॉयज के साथ हम प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं तो ये क्या होगा, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, एम्प्लॉयज, स्टाफ, पर्सनल, यू कैन राइट एनीथिंग, बट मेन थिंग क्या होना चाहिए, रेम्यूनरेशन आपके आंसर में होना चाहिए। नेक्स्ट, a subordinate should not contact high authorities by passing his immediate superior। तो हमें जो है चेन ब्रेक नहीं करनी है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्केलर चेन। नेक्स्ट, वर्कर्स परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब्स शुड बी पेड सिमिलर वेजेस। तो हमें जो है जो बंदे सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम तरह का जॉब कर रहे हैं, उनको सेम वेजेस आप पे करो। ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है आपका, इक्विटी है, रेम्यूनरेशन नहीं है। आप क्वेश्चन वापस से देख सकते हैं, यहां पर जो है सिमिलर जॉब शुड बी पेड सिमिलर वेजेस, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इस चीज की बात कर रहा है। तो आप ध्यान से वेजेस देख करके आप रेम्यूनरेशन मत लिख देना, यहां पे आपका आंसर इक्विटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर डेवलपमेंट। तो वर्कर्स को हमें एनकरेज करना है ताकि जो है वो
अपने प्लान्स को कैरी आउट करें डेवलपमेंट पर्पस के लिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनिशिएटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉयलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो हमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग कब ज्यादा करनी पड़ेगी, जब लेबर टर्नओवर ज्यादा होगा। तो किस प्रिंसिपल को वॉयलेट करके लेबर टर्नओवर ज्यादा होता है? यस, यू आर राइट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, policies and objectives should be determined by the top level and authority for day-to-day activities should be given to the subordinates। तो यहाँ पर क्या चीज कहा जा रहा है कि जो पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कौन डिटरमाइन करेगा? टॉप लेवल, एंड अथॉरिटी फॉर डे टू डे एक्टिविटीज शुड बी गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स। और काम के लिए जो बाकी काम है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए हमें सबऑर्डिनेट्स के बीच में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो इंपॉर्टेंट की एक्टिविटीज हैं वो टॉप लेवल के हाथ में, बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उनको हम क्या कर सकते हैं, दूसरों में बांट सकते हैं। तो अथॉरिटी वर्ड देख करके आप यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखेंगे, इसका आंसर जो है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होगा। And the last question, which principle is violated when a manager awards contract for supply of raw material to his relative, ignoring other parties who can supply the same at the cheaper rate? मैनेजर ने क्या किया, अपने फायदे के लिए अपने रिलेटिव को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बाकियों को इग्नोर कर दिया, बाकी जो सप्लायर्स थे उनको इग्नोर कर दिया, जबकि जो बाकी सप्लायर्स थे वो कम रेट पर हमें वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है अपना फायदा मैनेजर ने देखा, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं देखा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। These were the 30 questions which I want to discuss with you. आगे भी मैं इसमें क्वेश्चंस आपके साथ और डिस्कस करूंगी, बट जब हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन आई विल प्रोवाइड यू मोर सेट ऑफ क्वेश्चंस अलोंग विद केस स्टडीज। अभी जो है मैं अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जो है मैं आपको पूरा केस स्टडी सॉल्व कराऊंगी फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।